2020 2018, हाँ ठीक है, 2018 और शायद 22, इन सब ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चूंकि हम तो सॉल्व करवाते हैं, ऑब्जेक्शन डलवाते हैं, इसलिए वो पता है कि ये भी पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों पर भी थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना, नए पैटर्न के सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में आंसर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा आंसर लगाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा मिला, क्वेश्चन नंबर 1 मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति, मिल गया होगा ना। इसका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का लगाइए चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, 4 का पहला, ठीक किया बेटा, 4 का पहला, 5 का चौथा, 6 का चौथा, 7 का चौथा, लगाया बेटा, 8 का दूसरा, 9 का चौथा, 10 का पहला, 11 का दूसरा, 12 का तीसरा, 13 का पहला, 14 का दूसरा, 15 का पहला, 16 का पांचवा, 17 का तीसरा, 18 का, बेटा देखो 18 में ऑप्शन नहीं दिया है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा अलग से। 18 में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, लिख लो मामा। 18 में इसमें पूछ बोला गया टी का भाई के है, के की माँ एम है, एम का भाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है, आंसर लिख लो मामा। उसमें लिख लो, अपने पेन से अलग से लिख लो मामा। ठीक है, 18 में ऑप्शन तो दिया नहीं है तो अलग से लिखना पड़ेगा, लिख लो मामा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 वाला सवाल जो है आपका, जो आप ध्यान दीजिए, जिस सवाल ये नहीं है जो आपस में जुड़े कुछ लोग बस में जा रहे थे, दरअसल ये जानकारी है, ये पूरा पैराग्राफ जो है जानकारी है। इसके नीचे सवाल दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, उसमें लिखा बाबू सोनी से किस प्रकार संबंधित है, मिला बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 के ठीक नीचे आप देखो ऑप्शन दिए ए बी सी डी ई, उसमें आपका जो ई ऑप्शन है ई, इसमें लिखा है दादा या नाना, यही टिक कर दो, 19 का ई लगा दो। नहीं मिल पाया, मिल गया बेटा। 19 के बगल में है 20, 19 के बगल में 20 है, परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं, इसका ऑप्शन सी लगा दो, लगाया, शाबाश। अब आ जाते हैं 20 के बाद 21। 21 का आंसर अभी मेरे पास लिखा नहीं, मैं सॉल्व करके बता पाऊंगा। और आपने लगाया किसी ने, क्या आंसर आया, देवर, देवर, लिख लो देवर। 21 का देवर लिख लो, बढ़िया। 21 का आंसर देवर लिख लीजिए, देवर आंसर लिख लीजिए, देवर। 22 में लिखिएगा रीत। 22 में क्वेश्चन पूछा गया बाबू का जीवन साथी कौन है, आंसर लिख लो रीत। देखिए रीत नाम ऊपर कहीं दिया भी गया होगा, है ना, रीत। ठीक है, रीत लिख लिया इसका आंसर। अब आते हैं 23 में बेटा। 23 का आंसर मेरे पास टिक नहीं है, सॉल्व करेंगे तब करवा पाएंगे। आप बताओ, आप में से लगाया किसी 23? नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। 24 पे आ जाओ, 24 पे आ जाओ। उसमें दिया गया एक परिवार में 2 जोड़े हैं, दरअसल 2 जोड़े का मतलब होता है विवाहित जोड़े, मैरिड कपल्स। 24 वाले में आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो उसमें देखो, इसमें एक जगह पे आखिरी में एक छोटी सी लाइन लिखी है, थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए उसको कंसाइज करके लिखा, एम के से किस प्रकार संबंधित है। ढूंढिए, ये लाइन आपको मिल पाई, एम के से किस प्रकार संबंधित है। दरअसल सवाल यही है, एम के से किस प्रकार संबंधित है। और बेटा इसका आंसर लगा लो बी। बी मतलब दूसरा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। नहीं लगा पाए, लगा लिया। 25 में आ जाइए। 25 में 25 सवाल, दरअसल जो ये दिया है पैराग्राफ, ये सवाल नहीं है, वो गलती से 25 लिखा है। सवाल तो ये तो जानकारी है, सवाल इसके नीचे से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, इसमें लिखा है अंकुर सूरज से किस प्रकार संबंधित है। अंकुर सूरज से किस प्रकार संबंधित है, और इसके ऑप्शन इसके बगल में ही दिए, आगे दिए हैं, उसमें लिख लो सी ऑप्शन लगा लो, लगा पाए। 25 में बोला गया अंकुर सूरज से किस प्रकार संबंधित है, उसमें ऑप्शन दिए ए बी सी डी ई, इसमें सी ऑप्शन दिया है मामा। मिल पाया था कि नहीं, मामा, वही टिक कर लीजिएगा। 26 में आ जाइए, अंकुर की बहन सूरज से किस प्रकार संबंधित है, इसका ऑप्शन लगा लो ए, लगाया माता। 27 पे आ जाइए। 27 का सबसे नीचे ऑप्शन दिए ए बी सी डी ई, इसमें सी ऑप्शन लगा लो, सी।
भतीजा या भांजा। आपको बताइए जो सवाल है कहीं पर प्रिंटेड है, कहीं पर हाथ से लिखे गए हैं, सब पीछे सभी चीजों के पीछे एक मुख्य बात ये होती है कि दरअसल किसी किताब से लिए गए सवाल नहीं, हर शीट में ही होता है। हम क्या करते हैं, हमारा मुख्य पर्पस होता है कि जो परीक्षा में आ रहे हैं उन सवालों को दिया जाए, क्योंकि किताब तो तुम सब खरीद ही लोगे आसानी से, जितने सभी लोग दुकान पे किसी ना किसी के पास एक आधी किताब होगी और गूगल पे भी मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होता है जो परीक्षाओं में सवाल आए, अगर वो हमको कहीं पर छपे मिल जाते हैं तो उनको हम कटिंग करवा के निकलवा लेते हैं, और अगर नहीं मिलते तो उनको हाथ से लिखवा लेते हैं। कुल मिला के उन सवालों को एक जगह इकट्ठा करना है हमको, ये पर्पस होता है, ठीक है। इसीलिए सवालों का जो अव्यवस्थित क्रम है वो इसीलिए होता है, उनका जो एक तरीका होता है लिखने का वो कहीं आगे कभी पीछे, ड्राफ्टिंग में आगे पीछे होता है, लेकिन इनमें जो सवाल होते हैं बड़े सिलेक्टेड। जिन्होंने लगाई है शीट उनको ये दर्द पता होगा, उनको ये दर्द पता होगा कि सवालों में भाई साहब लगाने के बाद ये मामूली से 27 प्रश्न लगाने के बाद सर पकड़ लो, सीरियसली बता रहे। तो हमारा मकसद ही यही है कि आपको अच्छे सवालों से मुलाकात करवाएं, चाहे उनका ढंग थोड़ा सा बेढंगा क्यों ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या कल कुछ सवाल लगा पाए थे? कल कहां तक पहुंचे थे बेटा? फर्स्ट सेकंड हो गए थे। थर्ड वाला आप लगा पाए घर पे? थर्ड वाला पहले हम बोर्ड पे लगा के फिर फोर्थ पे आते हैं बेटा, जल्दी से थर्ड देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेटा, निर्देश दिया गया है कि a प्लस b का अर्थ है कि a b की पुत्री है। a is the daughter of b, a b की पुत्री। अच्छा, a माइनस b का अर्थ दिया गया है कि a b का भाई है। अच्छा, उसके बाद बोला गया है सर a into b, a into b का अर्थ बेटा बोला गया है a b की माता है, a b की माता है, और a डिवाइडेड बाई b, a भागित b का अर्थ बताया गया है बेटा कि a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुत्र है सर, ये तो निर्देश हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। पढ़िएगा, आगे लिखा होगा कि एक समीकरण दिया गया, एक इक्वेशन दिया है u प्लस c इंटू q माइनस p डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई s माइनस q। अच्छा, इस समीकरण को हमको पहले रिश्तों के रूप में देखना है। देखिए पूरे चैप्टर में ब्लड रिलेशन चैप्टर है अपना, रक्त संबंध, इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो पुरुष है उनको हम प्लस साइन से दिखाएंगे और जो महिलाएं हैं उनको माइनस साइन से। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने बना दिया है, पुरुष को प्लस से, महिलाओं को माइनस से। आइए रिश्तों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों को जोड़ेंगे तो सब किस आधार पे, तो इसमें जो निशान लगे हैं, चिन्ह लगे हैं, उन्हीं के आधार पे। सब आप देखो, सबसे पहला चिन्ह लगा है प्लस का, और प्लस का जो चिन्ह लगा है वो u और c के बीच में लगा है। तो आप केवल u प्लस c से मतलब रखो, केवल u प्लस c से, और किसी से मतलब ही नहीं, u प्लस c। अब बेटा u प्लस c का अर्थ वही तो होगा जो यहाँ पर प्लस का मतलब बताया है। यहाँ निर्देश में बताओ a प्लस b का मतलब क्या बताया है, a b की पुत्री। तो अगर आप बेटा a प्लस b से इसकी तुलना कर देते हो, कंपैरिजन कर देते हो, तो मान लो थोड़ी देर के लिए इसके नीचे हमने a प्लस b लिख दिया, तो देखा जाए तो a की जगह पर u आ चुका है और b की जगह पर c आ चुका है। बेटा a प्लस b का अर्थ क्या हुआ करता था, a b की पुत्री है। तो अगर a b की पुत्री है तो अब की बार u c की पुत्री है, तो क्या बेटा u c की पुत्री हो जाएगी? बोलो भैया, सही है ना? तो एक काम करते हैं, u c की पुत्री हो जाएगी। तो चलिए हमने एक काम किया, u बनाया, पुत्री है, किसकी है? c की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जिसकी तरफ ये तीर का निशान लगा होता है, एरो, जिसकी तरफ ये तीर का निशान लगा होता है, तीर का निशान ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब यहाँ पर जो पुत्री कहा गया है वो u को कहा गया। मेरी बात समझ में? u को। बेटा आगे बोला गया गुणे का निशान, मल्टीप्लाई का, और गुणे का जो निशान लगा है वो लगा है c और q के बीच में। तो आप केवल c गुणे q से मतलब रखो, केवल इतने से, c गुणे q। तो c गुणे q का अर्थ वही होगा जो a गुणे b का था। बेटा a गुणे b का अर्थ क्या था, a b की माता है। तो अब की बार c गुणे q का अर्थ होगा c q की माता। तो ठीक है, c q की माता है, तो सर हमने यहाँ पर q बनाया और q की माता जी हमने बना दिया c को। देखकर बताइए यहाँ पर जो माता कहा गया है वो किसको कहा गया, c को। भाई जिसकी तरफ ये एरो लगा है उन्हीं के लिए रिलेशन बोला गया। अच्छी बात है सर। आगे जो निशान है वो माइनस का है,
और बेटा माइनस का जो साइन लगा है वो Q और P के बीच में, तो Q माइनस P, बेटा Q माइनस P का अर्थ वही होगा, Q माइनस P का अर्थ वही होगा जो यहाँ A माइनस B का दिया था। A माइनस B का अर्थ क्या दिया था? A B का भाई है, तो इसका मतलब है कि अगर A माइनस B से तुलना कर देते हो, अगर A B का भाई है तो अपनी बात Q P का भाई है। बेटा Q P का भाई है, साथ में नोट मत करना कोई भी, पहले समझते चलना है प्लीज आप लोगों को। बेटा Q P का भाई है, सभी लोग सामने देखकर बताओ बच्चा, क्या इस समय जो Q है क्या वो भाई दिखाई पड़ रहा है? और किसका भाई दिखाई पड़ रहा है? P का। लास्ट में क्लियर हो रहा भैया? कहें तो एक बार फिर से बताएं भैया, ध्यान दिया कि नहीं? चल बहुत बढ़िया, Q P का भाई है। सर आगे पढ़ते हैं, आगे जो निशान दिया है बेटा वो भाग का निशान दिया है, डिवाइड का, पर डिवाइड का निशान दिया है P और R के बीच में, तो भैया P डिवाइडेड बाई R, P भागित R, P भागित R का अर्थ वही होगा जो यहाँ भाग का अर्थ था, तो A भागित B का अर्थ था कि A B का पुत्र है, तो बेटा A भागित B से तुलना कर दो, तो A की जगह पर P आ चुका है, B की जगह पर R आ चुका है, तो आपने इस A भागित B का अर्थ बताया था कि A B का पुत्र है, तो इसका मतलब अब की बार P R का पुत्र है, तो P R का पुत्र है, तो ठीक है सर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस तरह से R का पुत्र बना दिया, ठीक, देखने में सही लग रहा है बेटा कि जो ये P है ना, ये जो P है ना, ये R का पुत्र है, ये बेटा R का पुत्र है। सर आगे दिया है R डिवाइडेड बाई S, और R डिवाइडेड बाई S का अर्थ होगा, R भागित S का अर्थ होगा कि R S का पुत्र है। सर R जो है ना वो S का पुत्र है, तो R अगर S का पुत्र होगा तो ठीक है, इस बात को भी बना देते हैं, R is the son of S, R S का पुत्र है। यहाँ पर जो पुत्र कहा गया है, पुत्र वो किसको कहा गया है? R, ठीक है। आगे बोला गया S माइनस टी, बेटा S माइनस टी का मतलब वही होगा जो यहाँ A माइनस B का था, जो इस माइनस का मतलब वही उस माइनस का, तो A माइनस B का मतलब क्या था बताओ बेटा? A B का भाई है, तो अगर आप A माइनस B से तुलना कर देते हो तो A B का भाई है, तो अब की बार S T का भाई है, तो ठीक है S T का भाई है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ इसे बना देते हैं T का भाई S, ठीक है। अब आप फटाफट से ये देखिएगा, गौर करिएगा बेटा, रिश्तों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर माता किनको कहा है? तो बीइंग अ मदर, एक माता होने के कारण एक महिला होगी, माइनस, सही बात है। यहाँ पर भाई किसको कहा है? क्यू को, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लड़का क्यू था, अगर ये इनको माता कह रहा है तो जाहिर सी बात है खुद क्या होगा इनका? बेटा ही होगा बेटा, तो आपने काम किया, एरो को उल्टा कर दिया, तीर के निशान को रिवर्स कर दिया और रिश्ता लिख दिया क्यू की तरफ। क्यों है सही? अच्छा अब आप ध्यान से देखिए बेटा, सी की बेटी है यू, तो बेटी होने के कारण माइनस होगी, यहाँ पर पुत्र किसको कहा है? पी को, प्लस, ठीक। अब सी की बेटी ये है, सी का एक बेटा ये है, और इस बेटे का एक भाई ये है, तो कुल मिला के ये भी तो बेटा ही हुआ। तो आपने कहा कि सर ये तीनों बच्चे जो हैं, ये तीनों बच्चे सी के हैं, तो आपस में तीनों बच्चे भाई बहन होंगे मेरे ख्याल से, सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, सगे भाई भाई, ये पुत्री है, ये पुत्र है, ये पुत्र है, तीनों बच्चे आपस में भाई बहन होंगे और तीनों सी के बच्चे हैं। अच्छा तीनों सी के बच्चे और ये तीनों ही बच्चे आर के भी हैं, आप गौर करना, ये तीनों बच्चे सी के भी हैं और किसके हैं? आर के। भाई आर का अगर ये पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि इस पुत्र के जो भी भाई बहन है वो सब भी तो आर के ही बच्चे होंगे, तो यार आर के भी बच्चे हैं और सी के भी बच्चे हैं, इसका मतलब क्या आर और सी हस्बैंड वाइफ होंगे? तो ठीक है, काम करते हैं, आर को हम कहलवा देते हैं पति। बताइए सर क्या आर पति हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आर एक पुरुष है, तो आर किसका पति है? सी का। ठीक है, अब ये कहानी हो चुकी पूरी। यहाँ पर भाई किसको बोला था? एस को, तो बीइंग अ ब्रदर भाई होने के कारण ये प्लस होगा। सवाल क्या था वो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ो, आखिरी की लाइन क्या थी? तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जिसके साथ में, जिस नाम के साथ में से लिखा होता है, से, उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं बताया जाता। जिस नाम के साथ से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो फिर यहाँ रिश्ता बताना किसका है? भैया बोलने की बोले, हाँ समझ नहीं पाए बात, फिर से बोलने एक बार, समझ में आ गया है बेटा? शाबाश।
जिस नाम के साथ से लिखा होता है उसका रिश्ता नहीं बताया जाता। तो बेटा बताना किसका है? एस का। कि जो एस है वो यू का क्या लग रहा है। तो ये तीनों ही बच्चे सी को माता कहेंगे, तीनों ही बच्चे आर को पिता कहेंगे और पिता के पिता को दादा। तो तीनों ही बच्चे मिलके बेटा एस को क्या कहेंगे? दादा या ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं। सही बात है बेटा, ठीक है। तो पूछा ये गया कि जो एस है वो क्या लग रहे हैं, तो वो दादाजी लग रहे हैं, तीनों के दादाजी लग रहे हैं। यू के भी दादाजी, क्यू के भी दादाजी और पी के भी दादाजी। अब बेटा ऑप्शन देखो, चौथा हो गया कि भाई बात थोड़ी बहुत समझ में आई। चलिए सर इसको जल्दी नोट कर ले तो हटा दे फिर। जल्दी नोट करिए, फिर इसको हटाते हैं और फिर एक सवाल इससे और पूछ लेते हैं। सर नोट हो पाया? एक सवाल पूछे इसमें, देखो इतनी मेहनत से हम लोगों ने एक डायग्राम तैयार किया, तो एक सवाल और पूछा जा सकता है इससे। सभी लोग सामने ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सामने ध्यान दीजिएगा। बताइए कि P की बहन, P फॉर पेरेंट, P की बहन के पिता, साथ में चलना, P की बहन के पिता की पत्नी क्या कहीं मिली? P की बहन के पिता की पत्नी का U के भाई Q से क्या संबंध है? माता का संबंध। क्या संबंध है बेटा? माता का संबंध है। एक बात का जवाब और दे दो, एक बात का जवाब और दे दो। यदि 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 S का कोई भी भाई नहीं है, ध्यान से सुनना भाई, S खुद तो भाई है लेकिन S का कोई भाई नहीं, तो अगर S का कोई भाई नहीं है इसका मतलब बहन है। तो क्या T का जेंडर पता चल गया? इसका मतलब T एक महिला है। भाई आप ये देख पा रहे हो कि T का भाई कौन है? S। तो अगर T का भाई S है तो मेरे ख्याल से S की बहन T होनी चाहिए, आपस में भाई बहन हो गए। तो मैंने आपसे यही कहा कि यदि S का कोई भी भाई नहीं है इसका मतलब S की बहन होगी, और S की बहन कौन दिखाई पड़ रही है आपको? T दिखाई पड़ रही है। यदि S का कोई कंडीशनल क्वेश्चन है, यदि S का कोई भाई नहीं है, यदि S का कोई भाई नहीं है तो बताइए कि Q की माता के पति, Q की माता के पति, समझ रहे हैं? Q की माता के पति का T से क्या संबंध है? हाँ भाई क्या होगा? क्या होगा? आंसर है भतीजा। आपको जानबूझ के परेशान करने के लिए हमने T का जेंडर बताया था, जिससे आपको लगे कि गुरुजी आपने T के जेंडर को बताया, इसका मतलब T के बारे में ही पूछोगे आप। सीरियसली बताया, एग्जामिनर यही करता है आपके साथ में। क्या करता है? आपसे मैंने क्या कहा कि यदि S का कोई भी भाई नहीं है, तो अगर S का भाई नहीं है इसका मतलब S की बहन होगी। तो एक काम करते हैं, T के ऊपर हमने लिख दिया महिला, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो चुके। ठीक, तो मेरा सवाल ये था कि Q की माता, बेटा Q की माता कौन है? के पति, सही बात है। R का, मेरा सवाल ये था R का T से क्या संबंध है? सवाल ये था बेटा R का T से क्या संबंध है? और आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी भी नहीं बताया जाता। बच्चा यहाँ R का बताना है, तो जो R है ना वो इस समय T का क्या लगेगा? भतीजा। R चाहे बुआ हो तो भी भतीजा ही लगेगा, और अगर R चाचा होते ना तो भी भतीजा ही लगता। R का जेंडर बता देने से क्या फर्क पड़ा भले? जी हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, आपके जो बाबा होते हैं आप उनके भी पौत्र कहलाते हो, ग्रैंडसन, और आपके जो बाबा के भाई होते हैं वो भी बाबा ही होते हैं। हाँ नहीं, यू का पूछ रहे हो ना, T का यू से नहीं पूछ रहे हो आप, यू का पूछ रहे हो। तो बेटा चाहे ये महिला हो
तो भी ये नाती पोता ही होगा, और लड़की है तो नातिन और पोती ही होगी, और अगर वो पुरुष होता तो भी ये नातिन और पोती ही होती। हाँ हाँ, तो अगर इनके पर्पस से आ जाओ बेटा तो ये होती है दादी। क्या होती? दादी। नानी कभी मत बोलो, क्या बोलेंगे? दादी। पिता के पक्ष से जो भी रिश्ते जुड़े होते हैं वो हमेशा बाबा दादी नानी के रूप में, ठीक है। अच्छा, जबकि आप सही मायने में अगर देख पा रहे होगे तो जो टी है वो दादी है नहीं, हाँ बिल्कुल बुआ दादी, ठीक है। इनके यू की सही दादी पता है कौन होगी? एस की पत्नी, जो क्योंकि वो हालांकि नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं की जनरेशन, उन्हीं की पीढ़ी में जितने लोग होंगे वो सब बाबा दादी होते हैं, सारे के सारे। बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजी में रिश्ते बड़े आसान हो जाते हैं। अगर टी का पूछे यू से, इस समय महिला है, तब भी आप कहोगे ग्रैंड मदर, सही बात है। अगर मान लो एस की कोई पत्नी है, वो भी क्या होगी? ग्रैंड मदर, ठीक है ना। इसीलिए इंग्लिश में रिश्ते बड़े सीमित होते हैं और सरल होते हैं। चलिए सर 4, 5, 6, 7 की बात कर लेते हैं। अच्छा सवाल है बेटा, इसको हटा दें। चलो 4, 5, 6, 7। देखो, अगर आप सीरियसली 4-5 महीनों के अंदर कोई ना कोई एग्जाम निकालने के मूड से हो तो विश्वास मानिए आप ऐसी शीट को बार बार लगाया करो, बार बार। मतलब ये नहीं कि अभी हमने शीट का क्वेश्चन खत्म कर दिए तो आपको लग रहा है शीट पूरी हो गई, नहीं बेटा। आप बच्चा इस शीट को दोबारा फिर से घर पे लगाना, और फिर ना आए तो फिर पूछना, ठीक है, लेकिन बार बार प्रयास करते रहना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। जानकारी पढ़िए। MKJTRD और W एक परिवार के 7 सदस्य हैं, ठीक है। इनमें से 2 जोड़े शादीशुदा हैं और अलग अलग पीढ़ियों के, पीढ़ी मतलब जनरेशंस के। उनमें से हर एक के भोजन की पसंद अलग अलग है। मतलब 7 लोग हैं, सातों को अलग अलग खाना पसंद है, फेवरेट अलग अलग डिश है। जैसे चाइनीज किसी को खाना पसंद है, किसी को कॉन्टिनेंटल, किसी को थाई, पंजाबी, दक्षिण भारतीय मतलब साउथ इंडियन, ठीक है, गुजराती एवं मारवाड़ी खाना, सबको अलग अलग खाना पसंद है। चलिए शुरू करते हैं। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। बेटा साथ में नोट मत करना, पहले समझने का प्रयास करना। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। एक काम करते हैं, दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। एक हमने यहाँ पर एक पुरुष, एक व्यक्ति बनाया है, पुरुष है, इनका कोई बेटा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और बेटे का भी कोई संतान है, बेटे की भी कोई संतान है। आप बताओ बेटा, इस समय ये जो संतान है क्या वो इनको दादाजी कहेगी कि नहीं? थोड़ी देर के लिए हम इधर ए मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं, इधर सी मान लेते हैं। इस समय आप ध्यान से देखो तो ए का बेटा बी और बेटे की संतान ये है, तो बेटे का बेटा जो होता है वो दादाजी को कहेगा। क्या हमारी बात से सहमत है? तो एक काम किया हमने, दादाजी के लिए स्थान एक बना दिया, एक जगह बना दी। अब हम उस खाली स्थान में नाम बाद में लिख लेंगे, इन्होंने जो नाम दिए उनको बाद में तय कर लेंगे। तो फिलहाल परिवार के दादाजी हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, और बच्चा दादाजी का भोजन कौन सा दिया है? गुजराती खाना पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया सर, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल खाना या थाई भोजन पसंद नहीं। मतलब कॉन्टिनेंटल भी एक खाने का प्रकार है और थाई भी एक भोजन का प्रकार है, ये दोनों पसंद नहीं है, महिला को नहीं पसंद है। अगर महिला को नहीं पसंद है मतलब पुरुष को पसंद होंगे। आगे बढ़िए सर। टी बेटा है एम का, लिखा क्या है मैं इस बात को बता देता हूं। टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज, बेटा जिसे चाइनीज खाना पसंद है। अब आप हमको ये बताएंगे कि ये जिसे शब्द किसके लिए बोला है? हाँ भाई, एम के लिए। शाबाश, याद है। जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी ध्यान दो बेटा, कभी भी जिसे शब्द आ जाए, या जो आ जाए, या जिसका आ जाए, या फिर जिससे आ जाए, या जिसको आ जाए, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, या इंग्लिश में आ जाए हु, या बेटा whose, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, हमेशा ध्यान रखना ये शब्द हमेशा उसके बारे में या उसके लिए बोला जाता है, उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, नजदीक में है, नियरेस्ट है। और ध्यान रखना कभी भी शब्द के दाहिनी तरफ मत चलना, शब्द के राइट साइड पे कभी मत चलना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ चलना। शब्द के बाईं तरफ चलते जाओ तो एक नाम तो आपको एम मिला। अच्छा, इसी शब्द से चलते चलते एक नाम टी भी तो मिल रहा है। तो आप बता जरा, इस शब्द के ज्यादा पास में तुमको एम मिल रहा है कि ज्यादा पास में टी मिल रहा है? एम पास
पास में मिल रहा है, m पहले मिल रहा है, इसका मतलब है कि m पास में मिल रहा है, तो बात m के लिए हो रही है। तो जिसे चाइनीज पसंद है, इसका मतलब जिसे मतलब किसे, m को। तो यहाँ जिसे की जगह हम m को लिख सकते हैं, इसलिए बात सरल हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ पा रहे हैं? तो बेटा क्या कहानी बनी, t बेटा है, लाइन यही थी मेरे ख्याल से, t बेटा है m का, जिसे चाइनीज पसंद है। तो इसका मतलब अगर आप ये कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, अगर आप एक काम कर लो, मान लो t यहां लिख दिया, m यहां, नोट मत करना साथ में बेटा, गलत है, अभी इसको करेक्शन करना पड़ेगा। t बेटा है m का, तो हमने t बेटा बना दिया किसका, m का। ये बताओ जिसे चाइनीज पसंद है, जिसे मतलब किसे, तो m को चाइनीज होना चाहिए पसंद। ध्यान से देखो ऊपर m पे लिखा क्या है, गुजराती लिखा, इसका मतलब गलत लिखा होगा, इसका मतलब वहां m नहीं आ सकता। तो एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, m को यहां कर लें, t यहां कर लें। अब अगर आप मुझको बताओ बेटा, t बेटा है m का, अगर आप इस समय संतान शब्द हटा के यहाँ बेटा लिख देते हैं, अब मुझको बताओ बेटा, क्या इस समय t बेटा है m का हो गया कि नहीं हो गया? और जिसे चाइनीज मतलब m को चाइनीज, तो m के ऊपर हम लिख देते हैं चाइनीज खाना। दोस्तों सही चल रहा है, चाइनीज खाना पसंद है। अच्छा, बेटा होने के कारण पुरुष होगा ये, और ये दादाजी हैं तो ये भी पुरुष है, और यहाँ भी बेटा कहा आपने टी को, तो ये भी पुरुष होगा, पी का सन मेल होगा। आगे पढ़िए, बोला गया है, हाँ, W बहु है J की, तो W बहु है J की, तो एक काम करते हैं सर, W बहु है J की, तो एक काम कर लेते हैं, W बहु है J की। अगर हम M की पत्नी हम बना दें W को, थोड़ी देर के लिए M की पत्नी हम बना दें W को, और J लिख दें यहाँ। जरा सभी लोग देखकर बताओ, तय करके बताओ, J का बेटा कौन है और बेटे की पत्नी कौन है? तो बेटा बेटे की पत्नी जो होती, क्या वो बहू होती कि नहीं? ठीक है, तो बोला क्या गया, पढ़िए साथ में, W बहू है J की, और वह दक्षिण भारतीय खाना खाती है। ठीक है ना, W जो है वो बहू है J की, और साथ ही साथ वो कौन सा खाना खाती है, बहू दक्षिण। इसका मतलब जो W है वो दक्षिण भारतीय खाना खाती है। तो हमने इनके ऊपर साउथ इंडियन, इडली डोसा, यही तो होता है ना, दक्षिण भारतीय खाना खाती है। आगे पढ़िए बेटा, बोला गया के दादा है डी का, लो बवाल हो गया। क्या बोला गया, के दादा है डी का, दादाजी तो के बताए गए, और यहां देखो ध्यान से, दादाजी कौन लिख रहा है, जी। अब एक काम करते हैं, इतनी जल्दी हमको पैनिक नहीं होना है, हम करेंगे क्या, एक काम करते हैं, इनकी पत्नी बना देते हैं जी, इनकी पत्नी बना देते हैं जी, पत्नी हमने बना दिया जे को, और अब ये जगह खाली हो गई है, इधर हमने लिख दिया के। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस समय अभी भी क्या जे की बहू डब्ल्यू हो रही है क्या? सोच के बताओ सभी लोग, क्या अभी भी जे की बहू डब्ल्यू हो रही है कि नहीं? भाई के और जे क्या है, पति पत्नी, दोनों ही पति पत्नी है, तो दोनों का ही तो बेटा होगा ये, और दोनों का ही बेटा ये, और बेटे की पत्नी जो होगी वो बहू होगी। हाँ, अब जरा बात को पढ़ते हैं, क्या था, के दादा है डी का। अच्छा, इसके बाद में वो पूर्ण विराम जैसी लाइन खिंची है, पर वो है नहीं, दरअसल ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस है, ये वाक्य चल रहा है पूरा, के दादा है डी का, जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। अब सभी लोग शीट पे देखकर बताओ, जिसे मतलब किसे, भैया सब लोग शीट पे देखो, और हमारी बताई गई बात तुम्हें कितनी याद है, हमें भी तो पता चले, के दादा है डी का, जिसे मतलब डी को, तो डी को पंजाबी पसंद, ठीक है भाई, के दादा है डी का। तो एक काम करते हैं, के दादा है डी का, तो एक काम करते हैं, इस समय तो टी के दादाजी लग रहे थे, तो एक संतान और बना देते हैं, ठीक है, एक संतान और बना देते हैं, एक संतान और बना देते हैं, एक संतान और बना देते हैं, और इस संतान का नाम हम रखने जा रहे हैं डी। तो इस समय संतान का मतलब बेटा की बेटी की दोनों, बेटा दोनों हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, तो के दादा है डी का। तो इस समय बताओ कि डी के दादाजी के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? भाई एम का एक बेटा ये, एक संतान ये, दोनों बच्चे आपस में भाई भाई या भाई बहन होंगे, और ये दोनों बच्चे एम को पिता कहेंगे और पिता के पिता को दादा कहेंगे। तो लाइन कुछ ऐसी थी कि के दादा है डी का, जिसे पंजाबी, तो जिसे मतलब कि आप किसे पंजाबी लिखवा रहे हो, डी के ऊपर पंजाबी खाना लिखवा रहे हो, हमने लिख दिया पंजाबी खाना इनको पसंद है। सर आगे पढ़ते हैं, सर आगे पढ़िए, जे माँ है आर की, इस समय तो हमें लग रहा है कि जो जे है वो एम की मां लग रही है हमको, पर इन्होंने कह दिया जे मां है आर की, तो कोई बात नहीं, हम इधर से इनका एक संतान और बना देते हैं, और इस संतान का नाम हम रख रहे हैं आर। क्या नाम रख रहे हैं? आर। तो बेटा हमने इधर बना दिया आर। तो इस समय जरा देखकर बताओ, क्या इस समय जो जे है
क्या वो आर की माँ कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? भाई के और जे पति पत्नी, इन दोनों की संतान ये है, तो ये संतान बताओ के को पिता और जे को माता कहेगी कि नहीं कहेगी? ऑब्वियसली कहेगी। तो जे माँ है आर की, जिसे कॉन्टिनेंटल, जिसे मतलब किसे? हाँ जी, आर को कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। दोस्तों सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखा जाए तो लगभग सबके खाने लिख चुके हैं, सबके भोजन लिख चुके हैं। एक पॉइंट आपको याद आ रहा है, एक पॉइंट आपको याद आ रहा है शुरुआत से जब कहानी को पढ़ोगे, किसी भी महिला को पढ़िए, ऐसा कोई पॉइंट लिखा है? ढूंढिए। किसी भी महिला को कौन कौन सा खाना पसंद नहीं है? कॉन्टिनेंटल था। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल और थाई फूड जो है वो पुरुष को पसंद है। तो अगर बेटा यहाँ कॉन्टिनेंटल लिखा है तो बच्चा क्या यहाँ पुरुष होना जरूरी है? तो संतान शब्द हटा के अब बेटा लिख दें, क्योंकि पुरुष है तो हमने बेटा कंफर्म कर दिया। अच्छा, अभी आप देख पा रहे हो तो हम किन किन लोगों का खाना नहीं लिख पाए? एक तो टी के ऊपर कोई खाना नहीं लिख पाया, और जे पर, जे एक महिला है और टी एक पुरुष है। तो बेटा दो प्रकार के खाने भी तो बचे होंगे, भोजन जो आपने यूज नहीं किए। एक आपने थाई भोजन अभी तक कहीं यूज नहीं किया, और एक आपने मालवाड़ी खाना भी यूज नहीं किया। चेक करिएगा, थाई और मालवाड़ी। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, कॉन्टिनेंटल और थाई खाना जो है वो महिला पे नहीं आना चाहिए, दोनों ही। तो इसका मतलब थाई खाना पुरुष पे आना चाहिए। तो अभी हमारे पास थाई बचा है और मालवाड़ी बचा है, दो खाने बचे। थाई किसके ऊपर लिखते हैं ये बताओ? थाई किसके ऊपर? जे के ऊपर। क्यों टी पे क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि टी एक पुरुष है। शाबाश। तो बेटा टी पर आपने कौन सा खाना लिखा? थाई। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इनके ऊपर बचा हुआ खाना कौन सा है? देखिए, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनका लाभ क्या होता है? इनमें एक पजल से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा पेपरों को लेकर, जो एग्जाम होते हैं उनको लेकर अवेयर होते हैं, आप में से जो भी अवेयर होंगे, वो एक बात मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एसएससी ने भी अपना धर्म बदल लिया है। इस बार से पजल आने लगी है। शायद आप में से किसी ने अगर देखे हो इस बार के पेपर, पजल आने लगी है, सिटिंग अरेंजमेंट, बड़े बड़े बैंक वाले आने लगे हैं। अब एसएससी ने भी धर्म बदल लिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एसएससी में अभी तक रीजनिंग आती ही नहीं थी, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, चाहे वो सीजीएल हो, किसी में नहीं आती थी। उसमें आती थी जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक चीजें सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बार क्या हुआ है कि एसएससी ने धर्म बदला है और उन्होंने रीजनिंग देना स्टार्ट किया। तो अब रीजनिंग का कंटेंट सच में वो दे रहा है इस बार से, ठीक है। तो अब आप जो आने वाली परीक्षाओं में अगर आप एसएससी में भी ध्यान देंगे बेटा, तो भी आपको रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन ही मिलेंगे। और इकलौता एसएससी एक ऐसा आयोग था जो रीजनिंग नहीं देता था, बाकी सब रीजनिंग देते थे। पुलिस की रीजनिंग आप देख लोगे दिमाग खराब हो जाएगा। आप 2018 का पेपर निकाल के देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, भाई साहब पता चलेगा सच में एक लेवल था। बात समझ पा रहे हैं? तो हर एग्जाम अच्छी रीजनिंग देता था सिवाय एसएससी के। अब वो भी अब रीजनिंग को अच्छा देने लगा इस बार से। तो अब कोई भी ऐसा नहीं है एग्जाम जो छोटी मोटी रीजनिंग से आपको पास करवा दे, कोई ऐसा बचा ही नहीं। तो अब ये बात मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको ये सवाल भले ही थोड़े बड़े लगे, लेकिन सीखने पड़ेंगे बेटा, कोई रास्ता नहीं, ठीक है, सीखने पड़ेंगे। आइए पजल बनाना सीखें कैसे, तो गौर करिएगा आप सभी लोग बेटा, पजल को पढ़िए जरा साथ में पढ़िए और ये चेक करिए कि डायग्राम सही बना है। सभी लोग एक बात को पढ़िए और चेक करिए कि डायग्राम सही बना है। अगर आप चेक करना सीख गए तो विश्वास मानिए आप खुद बनाना भी सीख जाओगे। एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाओ, और जो पॉइंट समझ में ना आए वो हमको बताओ, उसको हम समझा देंगे बेटा जल्दी से। एक एक पॉइंट पढ़ो और पढ़ते जाओ और चेक करते जाओ। बोला गया है कि वो इनका बेटा है, देखो दिख रहा है क्या, उसको ये पसंद है, देखो क्या है। ये सारी बातें चेक करते जाओ और जल्दी से तय करो कि आपको समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट मिला लो जल्दी से। सच में सभी लोग बेटा एक एक पॉइंट पढ़िएगा बेटा, जरूर पढ़िए बेटा, और पढ़कर सारी पूरी कहानी पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए क्या ये चित्र सही बना है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए जल्दी से। कहीं पर कोई संशय हो, डाउट हो, हमको जरूर बताइए, उसको हम समझा देंगे।
चेक करिए बेटा, क्या इस पूरे परिवार में दो ही विवाहित जोड़े आपको दिख रहे हैं? है ना? और दोनों ही क्या अलग अलग पीढ़ियों में है? जो एक विवाहित जोड़ा है वो सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, और दूसरा विवाहित जोड़ा उसके बाद वाली पीढ़ी में। दोनों अलग अलग पीढ़ियों में, अलग अलग जनरेशन में। और जो पॉइंट दिए गए सारे के सारे पढ़ लीजिए, चेक करिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं सारे पॉइंट। जिस पॉइंट में जरा भी कंफ्यूजन हो जरूर बताइए, वो प्लीज जरूर बताइए, उसको मैं समझा देता हूँ। चेक हो गया? शाबाश, ठीक है बेटा। भैया क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो उस पे आते हैं। बस ये डायग्राम से सहमत हैं? बस सबसे पहली बात यही थी बेटा। आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टी को कौन सा भोजन पसंद है? सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, डी का आर से क्या संबंध है? जो डी है ना, डी, वो आर का क्या लग रहा है? बेटा डी का तो जेंडर ही नहीं पता चला, लड़का की लड़की, बेटा बेटी, इसलिए मैंने संतान लिख दिया। तो पूछा ये कि डी का आर से क्या संबंध है? तो जो डी है ना, वो आर का भतीजा भी लग सकता है और आर की भतीजी। ये कैसे कह दिया कि भतीजा या भतीजी लग सकता है? ये ऐसे कह दिया कि अगर आप ध्यान से देखो तो आर का भाई कौन है? क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? भाई ये भी बेटा वो भी बेटा, तो दोनों आपस में भाई भाई हुए। तो आर के भाई की संतान, आर के भाई की संतान क्या आर का भतीजा और भतीजी होगी कि नहीं होगी? तो डी जो है ना, वो आर का भतीजा भी हो सकता है और आर की भतीजी भी हो सकती है। कोई जेंडर नहीं पता है, तो भतीजा या भतीजी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब मजबूरी है कि हमको ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, इसको उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो गौर करना, डी का आर से क्या संबंध है? तो ऑप्शन दिया है डेटा, आप भरेगा। तो मतलब जानकारी नहीं पता है कि प्लस करें कि माइनस करें, तो हमने क्या लगा दिया? डेटा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। निम्नलिखित में से समूह में से किसमें 3 पीढ़ियों के एक सदस्य हैं? तो एक काम करते हैं, हम सीधे आपको आंसर पे लेके चलते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन चेक करें, क्यों टाइप खराब करें। हमने इसमें आपको चौथा टिक करवाया है, शायद चौथा बेटा, JRT। अब JRT हमको ये देखना है कि जो JRT है, क्या ये तीनों ही अक्षर अलग अलग पीढ़ी के हैं? अलग अलग पीढ़ी के हैं, अलग अलग जनरेशन के। जे ध्यान से देखो सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में है, आर बीच वाली पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा होगा, देखो दिख रहा है, और जो टी है वो सबसे नीचे। तीनों अलग अलग पीढ़ी के हैं कि नहीं? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पहले तो ये देख लेते हैं कितने पुरुष सदस्य हमको साफ साफ क्लियर दिखाई पड़ता है। एक तो के पुरुष है, 1 2 3 4 तो कंफर्म है, मामला इन पे फंसा हुआ है। अगर ये भी पुरुष हो जाते तो 5 हो जाते, और अगर ये महिला हुई तो 4 ही रहेंगे। तो कितने पुरुष सदस्य हैं? वो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 4 तो कंफर्म है, इन पर अभी डाउट है। तो ऐसी स्थिति में बेटा, ऐसी स्थिति में गौर करना, इन्होंने ऑप्शन क्या कह दिए? 4 तो दिया है, लेकिन 4 कोई जरूरी थोड़ी ना, 5 भी तो हो सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा बेहतर होना चाहिए 4 या 5, ये होना चाहिए था। अब इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 या 5 ना देकर 3 या 4 दे दिया, वो इसीलिए दिया जिससे आप गलती करो। तो बेटा वो तो कतई मत लगा देना, गलती से मत लगा देना। अब तो फिर क्या कहेंगे सर? डेटा पर्याप्त है, क्योंकि सर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला प्रश्न इसी को लेकर, ये जानकारी पूरी यही है। अगला प्रश्न सामने देखिएगा, कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस सुनिए और आंसर दीजिए। इस परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य होंगे ही होंगे? कम से कम कितने निश्चित हैं? सही बात है। इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? 5 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते। अगर कितने भी कोशिश कर लो, कितने हो जाएंगे? 5। भाई इनको और कर दो, मान लो 5 से ज्यादा तो हो भी नहीं पाएंगे। क्या बात सही है? एक आखिरी बात का जवाब और दे दो। यदि टी एम का इकलौता बेटा नहीं, समझ पा रहे हो? यदि टी एम का इकलौता बेटा नहीं,
तो बताइए, आपको पता है इनडायरेक्टली डी के बारे में बता दिया है आपको। यदि टी एम का इकलौता बेटा नहीं है तो बताइए कि आर की भाभी ढूंढ पा रहे हो? आर की भाभी के पति का डी से क्या संबंध है? बेटा पुत्र कहना चाह रहे हो? पिता ही सही। डी का जेंडर का मतलब ही नहीं कुछ है, चाहे लड़का हो लड़की कुछ भी हो, पिता ही तो कहेगा। सही बात। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पर बात कर लेते हैं जल्दी से। एक संयुक्त परिवार, बेटा संयुक्त मतलब होता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं। सर इसको हटा दें। देखिए सर क्या कहा गया, इन्होंने हमसे बोला कि एक जॉइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में कौन कौन है? एक पिता है, मतलब एक पति पत्नी हम बना देते हैं आपको, हस्बैंड वाइफ है, एक पति पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति भी है। तो एक पिता है, माँ है, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्र। पुत्रों में से, ये रेलवे ग्रुप डी का सवाल ऐसा पूछा गया था, पुत्रों में से 2 पुत्री हैं। एक काम करते हैं, 3 विवाहित पुत्र बनाते हैं। एक पुत्र ये है, एक पुत्र हमने यहां बना दिया और एक पुत्र हमने और बना दिया। 3 तो हो गए पुत्र। उसके अलावा हमने एक काम किया, एक हमने बना दी पुत्री बेटी, ठीक है, 3 बच्चे बना दिए। ये जो पुत्री है ये अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई है। बाकी जो ये पुत्र है ना, इन तीनों ही पुत्रों की शादी, क्योंकि लिखा हुआ ऊपर पढ़िए विवाहित पुत्र, तो इनकी हम पत्नी के बगल में ऐसे बना देते हैं, ये है इनकी पत्नी महिला, प्लस इनकी पत्नी इनके बगल में हम बना देते हैं महिला, माइनस इसके अलावा इनकी पत्नी इनके बगल में हम बना देते हैं बेटा महिला, माइनस। चलो शुरू करें बेटा। इन्होंने बोला, शुरुआत से पढ़ो। एक संयुक्त परिवार में पिता है, माँ है, देखो पिता भी दिख रहे हैं हमको, माँ भी दिख रही है, 3 विवाहित पुत्र भी दिख रहे हैं, 1 2 3, और 1 अविवाहित पुत्री भी हमको लास्ट में दिखाई पड़ रही है। पुत्रों में से जो पुत्र है ना, पुत्रों में से 2 पुत्रियां हैं। तो एक काम करते हैं, इस पुत्र के भी हम 2 पुत्रियां बना देते हैं, 2 पुत्रियां। और बेटा इस वाले पुत्र के भी 2 पुत्रियां बना देते हैं, 2 पुत्रियां बना देते हैं, 2 बेटियां इनके भी, ये बेटियां इनके भी। क्यों ऐसा ही? पुत्रों में से 2 के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, और 1 के 1 पुत्र है। तो मतलब इस वाले पुत्र का 1 पुत्र है केवल। चलिए इतनी बातें कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आ जाइए सवाल पर। मेरे ख्याल से हो गया। अब इसमें एक लाइन है जो लिखते समय गलती से 2 बार रिपीट हो गई, मतलब 2 बार लिख गई है। पढ़िए, परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या, और फिर से वही लाइन लिख गई है गलती से, और परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या, तो वो एक बार काट देना, ठीक है। तो सवाल किस प्रकार से होगा कि परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और पुरुष सदस्यों की कुल संख्या के बीच अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। आइए महिलाओं को गिन लेते हैं, कितनी महिलाएं दिखाई पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल महिलाएं बेटा, कुल महिलाएं हमको कितनी दिखाई पड़ रही है यहाँ? 9 दिखाई पड़ रही है। अच्छा, कुल पुरुष देखो बेटा कितने हैं, गिन लो। 5 है, चेक कर लिया आपने? 5। तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा वो 9/5, मतलब 9:5 है। कि भाई समझ पा रहे, पुरुष गिन पाए 5, सही है ना, प्लस 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 गिन लेना बेटा 5। तो कुल महिलाओं कुल पुरुषों के बीच अनुपात है 9:5। ठीक, एक काम करेंगे, अब अभी तो शुरुआत की बात थी, तो मैंने एक सवाल अभी शुरुआत में इधर से लगवा दिया है 8 तक। अब एक काम करिएगा, कल जो सवाल आपको कठिन लग रहे हो उन पर हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है, कल उन पर। चलिए, आप में से जो रजत है, जिनका फोन नंबर कोई 8433 करके, वो ऑफिस में मिल लीजिएगा। रजत जो भी है ऑफिस में मिल लीजिएगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू। भारत माता की जय हो। कल शीट लेकर आना बेटा। जय हिंद बेटा, जय हिंद।